साल 2019 की बात है। बारिश का मौसम था और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। चारों तरफ उमस और अजीब सी घुटन का माहौल था। आदित्य मल्होत्रा, एक युवा और साहसी फॉरेस्ट ऑफिसर, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बस एक गांव चांदपुर में अपनी नई पोस्टिंग के लिए रवाना हुआ। आदित्य की उम्र 30 के करीब थी और वह अपने आत्मविश्वास और तार्किक सोच के लिए जाना जाता था। चांदपुर एक छोटा सा गांव था जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। इस गांव की आबादी मुश्किल से 200 होगी। गांव के चारों तरफ घने पेड़ और अंधकारमय जंगल फैला हुआ था। जैसे ही आदित्य गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में डर था तो कुछ के चेहरे पर चिंता की झलक। गांव के केंद्र में बने पुराने चौपाल पर सरपंच शिवलाल और कुछ बुजुर्ग आदित्य का इंतजार कर रहे थे। सरपंच ने आगे बढ़कर आदित्य का स्वागत किया। आपका स्वागत है साहब। उम्मीद है आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, सरपंच ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक कंपन था। आदित्य ने सरपंच की चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहा, परेशानी कैसी? मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। मुझे इस जंगल का निरीक्षण करना है और किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि पर नजर रखनी है। सरपंच कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, ये गांव बाकी जगहों जैसा नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, आपका मतलब भूत प्रेत की कहानियों से है? मैं इन पर यकीन नहीं करता, ये सब अंधविश्वास है। सरपंच ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी आंखों में चिंता अब भी साफ झलक रही थी। वहीं पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, साहब, यहाँ रात में हवा भी चीखती है, जंगल में मत जाना। आदित्य ने इसे ग्रामीणों का डर समझा और गेस्ट हाउस की ओर बढ़ गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि चांदपुर का अतीत उसकी हर तार्किक सोच को चुनौती देने वाला था। गेस्ट हाउस गांव के बाहरी छोर पर जंगल से सटा हुआ था। यह एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी। खिड़कियों के जर्जर लकड़ी के फ्रेम और छत से झूलते मकड़ी के जाल इस जगह की उम्र का प्रमाण थे। आदित्य ने अपना सामान रखकर कमरे का मुआयना किया। कमरे में एक पलंग, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक दीवार घड़ी थी जो शायद सालों से बंद पड़ी थी। शाम ढल चुकी थी और आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। बाहर से जंगल की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आदित्य ने अपने सहायक विकास को बुलाया, जो पास के गांव में रहता था। विकास ने आदित्य को खाने का इंतजाम कर दिया और कहा, साहब, यहाँ रात में बाहर जाना ठीक नहीं, हवा अजीब होती है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हो। मैं यहाँ तर्क और विज्ञान पर भरोसा करने आया हूँ, न कि इन बेकार की कहानियों पर। रात के करीब 11 बजे आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़कियों से तेज हवा अंदर आ रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई आवाजें घुली हुई हैं। यह जानवरों की सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ अलग थी, जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा हो। वह चौंक कर उठ बैठा। कमरे में हल्की ठंडक थी जो असामान्य लग रही थी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी खिड़की पर दस्तक की आवाज आई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था। वह खिड़की बंद करने ही वाला था कि बाहर झाड़ियों में हलचल हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आदित्य ने टॉर्च उठाई और बाहर झांका, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। वह अनजानी बेचैनी के साथ वापस बिस्तर पर लेट गया। कमरे की घड़ी अब भी बंद थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। आदित्य को नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह होते ही आदित्य को पिछली रात की घटनाएं याद आईं। वह सोच रहा था कि क्या यह सब उसका वहम था या सच में कुछ अजीब हुआ था। हालांकि वह खुद को तसल्ली देता रहा कि यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक असामान्य बेचैनी थी। उसने सुबह की चाय खत्म की और गांव का दौरा करने का फैसला किया। विकास उसे गांव के चौपाल तक ले गया, जहां कुछ बुजुर्ग और सरपंच शिवलाल बैठे थे। आदित्य ने उनके पास जाकर कहा, आप लोग क्यों इतने डरे हुए रहते हैं? यहाँ की हवा, रात की आवाजें, ये सब तो प्रकृति का हिस्सा हैं। आप लोग इनसे डरते क्यों हैं?
सरपंच शिवलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब, आपको जो भी रात में महसूस हुआ वह महज आपका वहम नहीं था। यहाँ कुछ है जो हमें चैन से नहीं जीने देता। कई सालों से इस गांव में रातें शांत नहीं रहीं। हर रात जंगल से चीखें आती हैं, हवाएं हमारे दरवाजे पीटती हैं और ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा हो। पास बैठे हरिप्रसाद, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ने कहा, यह सब उस जमींदार नरेंद्र सिंह के कारण है। वह आदमी मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस गांव और जंगल में भटक रही है। उसने जब तक जिया गांव वालों पर अत्याचार किए और अब मरने के बाद भी वह हमें चैन से जीने नहीं देता। आदित्य ने यह बातें सुनकर कहा, यह सब आपकी कल्पनाएं हैं। मैं भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता। हरिप्रसाद ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, साहब, यकीन करने की जरूरत आपको भी जल्द ही महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आदित्य ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन वह गांव वालों के डर को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। यह डर उसके लिए एक चुनौती बन चुका था और उसने ठान लिया था कि इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। गांव वालों की बातों ने आदित्य के भीतर एक जिज्ञासा जगा दी थी। हरिप्रसाद ने जिस जमींदार नरेंद्र सिंह का जिक्र किया था, उसकी हवेली अब खंडहर बन चुकी थी और गांव के बाहरी हिस्से में जंगल की सीमा पर स्थित थी। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस हवेली को खुद देखेगा। शाम होते होते आदित्य ने विकास को तैयार रहने को कहा। विकास इस बात से खुश नहीं था। वह बार बार आदित्य से कह रहा था, साहब, उस हवेली में जाना ठीक नहीं है। जो भी वहां गया वह कभी वापस वैसा नहीं रहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, डरना बंद करो। यह सब अंधविश्वास है। हम बस देखेंगे और वापस आ जाएंगे। गोधूली के समय दोनों हवेली की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, जंगल का माहौल और ज्यादा सघन और डरावना होता गया। हवेली तक जाने वाला रास्ता झाड़ियों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। हवेली अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारें खाई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। आदित्य ने जब अंदर कदम रखा तो वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अंदर की दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर और पेंटिंग्स लटकी थीं। अचानक विकास ने कहा, साहब, ये जगह ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। दोनों ने मुड़कर देखा तो हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। आदित्य ने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन विकास के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हवेली के अंदर का हर कोना सन्नाटे और डर से भरा हुआ था और दोनों को यह महसूस होने लगा कि यह जगह सच में कुछ छिपा रही है। हवेली के अंदर का सन्नाटा असहनीय हो गया था। हर कोने से अजीब सी ठंडक और खौफ महसूस हो रहा था। विकास बार बार आदित्य से लौटने की बात कर रहा था, लेकिन आदित्य ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। यह जगह बस पुरानी और जर्जर हो चुकी है और कुछ नहीं। हवेली के मुख्य हॉल में एक बड़ा झूमर लटका था, जो अब टूटकर आधा गिर चुका था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर कुछ अजीब से निशान और पुराने चित्र बने हुए थे, जो शायद जमींदार नरेंद्र सिंह के समय के थे। जैसे ही आदित्य ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया, उसकी नज़र एक कोने में बने तहखाने के दरवाजे पर पड़ी। वह लोहे का दरवाज़ा जंग खा चुका था और आधा खुला हुआ था। देखना है कि नीचे क्या है, आदित्य ने विकास से पूछा। विकास ने तुरंत मना कर दिया, साहब, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अब लौट जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं है। नीचे जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आदित्य ने उसे अनसुना करते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए पूरी तरह खुल गया। अंदर सीढ़ियाँ थीं, जो अंधेरे में कहीं गहराई तक जाती थीं। दोनों ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और पुराने प्रतीक बने हुए थे। इन चित्रों में लोगों को जलते हुए, रोते हुए और किसी से रहम की भीख मांगते हुए दिखाया गया था। तहखाने के अंत में एक और दरवाज़ा था, जो गुफा में खुलता था। गुफा के अंदर घना अंधेरा और अजीब सी गंध फैली हुई थी। तभी एक डरावनी चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया।
ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। साहब, अब हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, विकास लगभग रोते हुए बोला। लेकिन आदित्य जिद पर अड़ा था। गुफा के अंदर की ठंड अब असहनीय हो चुकी थी और यह साफ था कि यहां कुछ ऐसा था जो प्राकृतिक नहीं था। गुफा के भीतर की चीखें अब धीमी होकर गूंजने लगी थीं, जैसे चारों दीवारों से टकरा रही हों। आदित्य ने अपनी टॉर्च का प्रकाश गुफा के अंदरूनी हिस्सों में घुमाया। गुफा की दीवारें न केवल ठंडी थीं, बल्कि उन पर नाखूनों से खरोंचने के गहरे निशान बने हुए थे। विकास का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। वह कांपते हुए बोला, साहब, यह जगह आम नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से परे है। कृपया चलिए, यहाँ से वापस चलें। आदित्य ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। गुफा के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता, जो उनके रोंगटे खड़े कर देता। जैसे ही वे और अंदर बढ़े, गुफा का रास्ता और तंग हो गया। हवा में अजीब सी सड़ांध भरी गंध थी। अचानक आदित्य की टॉर्च की रोशनी एक छाया चित्र पर पड़ी। वह दीवार पर बनी एक मानव आकृति थी, जिसके चारों ओर आग की लपटें दिखाई गई थीं। उस आकृति के नीचे कुछ लिखा हुआ था, पर वह भाषा आदित्य के समझ से परे थी। यह सब क्या है? आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी पीछे से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने विकास का कंधा छुआ हो। विकास चीखते हुए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका डर अब और गहरा हो गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने साफ महसूस किया कि किसी ने मुझे छुआ है। यहां कोई है। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी सांसें तेज हो गई थीं। गुफा के अंत से अब धीमे धीमे कदमों की आवाजें आने लगीं। दोनों ने डरते डरते वहां की ओर देखा। अचानक गुफा के अंधेरे में एक छाया हिली। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, मानो उनकी ओर बढ़ रही हो। विकास का धैर्य टूट चुका था। साहब, यहां से चलिए, ये कुछ बुरा है, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा ने उसे वहीं खड़ा रखा। वह समझ चुका था कि जो भी था, यह सामान्य नहीं था। गुफा की छाया ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह खेल सिर्फ अभी शुरू हुआ है। गुफा के अंधेरे में वह छाया और बड़ी होती जा रही थी। उसके साथ ठंडी हवा की तेज लहर चलने लगी, जैसे किसी ने अचानक गुफा में हजारों खिड़कियां खोल दी हों। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डालने की कोशिश की, लेकिन छाया जैसे रोशनी को निगल रही थी। विकास अब बुरी तरह डर चुका था। साहब, यह जगह छोड़िए। जो भी यह है, यह इंसानी ताकतों से परे है। वह लगभग गिड़गिड़ा रहा था। आदित्य ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और धीमे स्वर में कहा, हम बस कुछ और कदम आगे बढ़ते हैं। यह समझने की कोशिश करनी होगी कि यह सब क्या है। छाया अचानक से ठहर गई। ऐसा लगा जैसे वह उन्हें देख रही हो। गुफा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। आदित्य ने दीवारों की ओर देखा, जहां पुराने प्रतीक और अजीब आकृतियां उभरने लगीं। उन प्रतीकों से गाढ़ी लाल रोशनी झिलमिलाने लगी। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज गुफा में गूंजी। वह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनका अर्थ भयावह था। ऐसा लगा जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो या किसी प्राचीन मंत्र का पाठ कर रहा हो। आवाज सुनकर विकास कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। जैसे ही आदित्य ने उसे उठाने के लिए झुककर टॉर्च की रोशनी डाली, उसकी नजर गुफा के फर्श पर पड़ी। वहां खून से सने हुए हाथ के निशान बने हुए थे, जो आगे गुफा के गहरे हिस्से की ओर जा रहे थे। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि यहाँ कुछ बहुत गलत है, लेकिन तभी हवा में अचानक वह चीख दोबारा गूंजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा जोरदार और करीब। गुफा अब उनके लिए एक पहेली नहीं, बल्कि एक जाल बन चुकी थी। आदित्य सर, हमें यहां से भागना होगा, विकास चिल्लाया। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा और साहस ने उसे वहीं जमे रहने पर मजबूर कर दिया। गुफा अब उनके रहस्य और डर का केंद्र बन चुकी थी, पर वे नहीं जानते थे कि यह उन्हें कहां ले जाने वाला था। गुफा की दीवारों पर पड़ी लाल रोशनी अब तेज हो चुकी थी, जैसे कोई जलती हुई आग उनके चारों ओर लपटें फैला रही हो। वह गहरी गूंजती आवाज अब और भी नजदीक महसूस होने लगी थी। आदित्य का मन शांत था, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वह जानता था कि यह कुछ अलग है,
लेकिन उसका वैज्ञानिक मन अभी भी इसे किसी प्राकृतिक कारण से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। विकास अब पूरी तरह से डर चुका था। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और वह लगातार अपने हाथों को झटकते हुए चिल्ला रहा था, साहब, ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये सब कुछ बहुत डरावना है। वह आवाज़, वह छाया, ये सब बहुत अजीब है। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की। विकास, शांत हो जाओ, हम अभी कुछ और कदम आगे बढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि यह सब क्या है। हमें कुछ तो समझना होगा। लेकिन जैसे ही आदित्य ने कुछ और कदम बढ़ाए, गुफा की दीवार से अचानक एक अजीब सी छाया निकली। यह छाया किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन वह बहुत पतली और धुंधली थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी पूरी आकृति जलती हुई आग की लपटों से घिरी हुई थी। यह क्या है? आदित्य ने चिल्लाया और पीछे हटते हुए विकास की ओर मुड़ा, लेकिन वह छाया अब दोनों के पास आ चुकी थी। उसकी आंखों से एक लाल भयानक रोशनी निकल रही थी और वह धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगी। आदित्य ने अपनी टॉर्च को उस छाया की ओर डाला, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, छाया ने उसे और तेजी से निगल लिया। गुफा के अंदर ठंडी हवा का झोंका और तेज हो गया। अचानक एक तेज और घनी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई प्राचीन गुस्से में बोल रहा हो। आदित्य और विकास दोनों अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। उनके शरीर में पसीना बहने लगा था और एक अजीब सी डरावनी चुप्पी हर जगह फैल गई थी। आदित्य को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वे एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे जहां न तो उनका ज्ञान काम आएगा और न ही उनका साहस। यह गुफा उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी और अब वह इसे समझने से ज्यादा अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। आदित्य और विकास की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे गुफा के अंदर का भय धीरे धीरे उनके भीतर समा रहा हो। वह छाया अब उनके बेहद पास आ चुकी थी। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल और चमकदार थीं। उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि उनकी सांसें रुकने लगी थीं। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गुफा की तंग सीढ़ियों ने उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। साहब, हम क्या करें? विकास ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट और भय साफ महसूस हो रहा था। आदित्य का मन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। वह जानता था कि यह स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे लड़ने की प्रेरणा दे रहा था। विकास, हमें डरना नहीं है, हमें किसी तरह इस गुफा से बाहर निकलना होगा, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी डर छिपा हुआ था। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी, जो गुफा की दीवारों से टकराकर चारों ओर फैल गई। यह चीख इतनी तेज और तीव्र थी कि आदित्य और विकास के कानों में असहनीय दर्द हुआ। दोनों के शरीर में कंपन हो गई। वह चीख इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगता था जैसे गुफा का हर कण इस आवाज में झिलमिला रहा हो। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह अब केवल अपनी सोच और साहस पर ही निर्भर है। गुफा की दीवारों से घनी ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और गुफा के अंदर की हवा में अजीब सी गंध फैल रही थी। फिर अचानक उस चीख के बाद गुफा में सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह छाया अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, लेकिन गुफा के भीतर एक हलचल थी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। यह क्या हो रहा है? आदित्य ने बुदबुदाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह एक बुरे भूत की उपस्थिति थी या फिर कोई और रहस्यमय शक्ति उनके आसपास थी? लेकिन एक बात तय थी, वह अब अकेले नहीं थे। गुफा में सन्नाटा छा चुका था, लेकिन वह सन्नाटा किसी राहत से ज्यादा घुटन जैसा महसूस हो रहा था। आदित्य और विकास दोनों ही खामोश थे। उनकी निगाहें गुफा के अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं। अचानक गुफा की दीवारों से धीमी सी खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई चुपके से उनकी ओर बढ़ रहा हो। आदित्य का दिल अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। साहब, क्या आपने सुनी? विकास ने डरते हुए पूछा। उसका चेहरा पसीने से सना हुआ था। हाँ, यह क्या था? आदित्य ने गहरी सांस ली और टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली, लेकिन उस जगह कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुफा की तंग और कंटीली दीवारें उन्हें घेरने लगीं, जैसे वह और ज्यादा संकुचित हो रही हों। तभी एक हल्की सी हलचल हुई और अचानक एक तेज ध्वनि गूंज उठी।
यह आवाज किसी भारी चीज के गिरने की थी और गुफा की दीवारों से आ रही थी। आदित्य और विकास दोनों ने एक साथ पलटकर देखा। टॉर्च की रोशनी में गुफा की दीवारों पर रहस्यमय उकेरे गए निशान अब अधिक स्पष्ट हो गए थे। उन निशानों में दहशत और दर्द की छाप थी, जैसे किसी ने खुद को इन दीवारों में कैद कर लिया हो। यह क्या है? आदित्य के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। उसका मन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। तभी गुफा के कोने से एक झुरझुरी पैदा करने वाली खनकदार आवाज आई। वह आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं, बल्कि किसी और दुनिया से आने वाली प्रतीत हो रही थी। आदित्य और विकास दोनों ने एक साथ सिर घुमाकर देखा। गुफा के एक कोने में एक छाया फिर से उभरी। इस बार वह बहुत स्पष्ट थी, जैसे किसी काले रूह की आकार में खड़ा हो। आदित्य की आंखों में अब डर था, लेकिन उसे अपनी जिज्ञासा पर काबू पाने की कोशिश करनी थी। वह धीरे धीरे उस छाया की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। साहब, हम अब क्या करेंगे? विकास की आवाज अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह खुद को सुरक्षा में महसूस कर सके। आदित्य ने अपना कदम और तेज किया, मानो वह छाया उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दिखाने वाली हो। लेकिन जिस पल वह उसके और करीब पहुंचे, वह छाया अचानक गायब हो गई। आदित्य की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, गुफा का यह रहस्य अब और गहरा हो चुका था। आदित्य और विकास दोनों उस रहस्यमय छाया के गायब हो जाने के बाद जैसे जैसे गुफा में और गहरे उतरते गए, उनकी दिमागी स्थिति और भी उलझने लगी थी। एक अजीब सी घबराहट उनके अंदर घर कर गई थी। हर कदम के साथ गुफा का अंधकार और भी गहरा होता जा रहा था, मानो कोई बुरी शक्ति उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। टॉर्च की रोशनी अब उस अंधेरे में जैसे कमजोर पड़ने लगी थी। साहब, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? विकास की आवाज में अब बहुत डर था। उसका चेहरा अब और भी फीका पड़ चुका था और उसकी आंखों में घबराहट साफ तौर पर दिख रही थी। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की। विकास, मुझे लगता है कि हम जितना डरेंगे, यह जगह उतना ही हमें अपनी गिरफ्त में लेगी। हमें शांत और धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन आदित्य के अपने भीतर भी डर का एक लहर था, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। गुफा में बढ़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया हो। उनका पीछा करती हुई एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर आ रही थी। किसी अजूबे की तरह उन्हें लगा जैसे यह हवा खुद उन पर हंस रही हो। तभी गुफा के भीतर अचानक एक आवाज गूंज उठी। यह आवाज किसी तरह के गहरे, सर्दी में कांपते हुए हंसी जैसी थी। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि गुफा की दीवारें भी उसे परिलक्षित कर रही थीं। आवाज के साथ साथ गुफा के अंदर की हलचल भी बढ़ने लगी। आदित्य और विकास के सामने अब एक नई कठिनाई थी। इस गुफा में केवल एक भयावह शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सत्ता की उपस्थिति भी महसूस हो रही थी, जो उनका हर कदम देख रही थी। आदित्य ने ध्यान से सुना और देखा कि गुफा की दीवारों पर अब नए निशान उभर रहे थे, जैसे कुछ नया उकेरा जा रहा हो। उन निशानों में भूतिया प्रतीक और शब्द थे, जिन्हें देखकर आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। विकास, यह क्या है? हमें इसका सामना करना होगा, आदित्य ने गंभीरता से कहा। लेकिन विकास की आंखों में अब सिर्फ घबराहट थी। वह जानता था कि अब वे किसी जाल में फंस चुके थे, जहां से निकलने का रास्ता मुश्किल था। आदित्य और विकास दोनों अब गुफा में और गहरे अंदर जा चुके थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। हर कदम के साथ गुफा का अंधकार और घना होता जा रहा था। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए भूतिया प्रतीक और शब्दों ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। अब यह साफ था कि यह गुफा एक जगह नहीं, बल्कि एक भयानक कहानी का हिस्सा थी, जो कभी खत्म नहीं होती। आदित्य ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की। विकास, हमें अब डरने की कोई वजह नहीं है, हमें इसका सामना करना होगा। वह यह कहकर एक कदम और बढ़ा, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी अनिश्चितता थी। तभी गुफा के एक कोने से धीमी, दर्द भरी आवाज आई, जैसे किसी की चीखें गहरे दर्द से निकल रही हों। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी आत्मा की थी, जो सदियों से गुफा में बंद हो। वह आवाज धीरे धीरे उनके पास आती गई। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा।
वह जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, कुछ बेहद भयानक उनके सामने था। क्या यह वो आत्मा है जिसका गांव में लोग जिक्र कर रहे थे? आदित्य ने बुदबुदाते हुए कहा। वह जान चुका था कि वे किसी प्राचीन आत्मा के सामने खड़े हैं जो शायद उस गुफा में कैद हो चुकी थी। तभी एक और अजीब घटना घटी। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों से अचानक हल्की सी आंच उठने लगी, जैसे उन प्रतीकों से कोई शक्ति निकल रही हो। वह आंच इतनी तेज थी कि आदित्य और विकास दोनों को झुलसने का एहसास हुआ। साहब, यह क्या हो रहा है? विकास ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में पूरी तरह से घबराहट थी। आदित्य ने महसूस किया कि इस गुफा में कोई अधूरी दुआ या किसी अज्ञात शक्ति का असर था। यह गुफा किसी आत्मा से जुड़ी हुई थी और अब उन्हें उसका सामना करना था। गुफा की दीवारों में जैसे एक गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों भी यहीं रहोगे, जैसे अन्य जो पहले आए थे। आदित्य और विकास दोनों की आंखों में अब पूरी तरह से डर था। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वे यहां से नहीं निकले तो वह कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। आदित्य और विकास दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। गुफा की दीवारों से निकल रही आंच और उस रहस्यमय आवाज ने उनका हौसला तोड़ दिया था। तुम दोनों भी यहीं रहोगे, जैसे अन्य जो पहले आए थे। वह आवाज फिर से गूंजी और गुफा का वातावरण और भी डरावना हो गया, मानो गुफा खुद उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार हो। आदित्य ने घबराते हुए विकास की ओर देखा। उसकी आंखों में डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। विकास, हमें डरना नहीं है, हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा, आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन खुद उसकी आवाज में भी बेचैनी थी। वह जानता था कि वे जिन चीजों का सामना कर रहे थे वह किसी इंसान के बस का नहीं था। गुफा की दीवारों से अब और तेज आवाजें आ रही थीं, जैसे उन पर कुछ खरोंच मार रहा हो। आंच के साथ साथ ठंडी हवाएं भी महसूस होने लगी थीं। आदित्य ने अपने पास रखी टॉर्च को कसकर पकड़ा और अंधेरे में और गहरे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम और बढ़ाया, गुफा के अंदर हलचल तेज हो गई। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी में देखा और अचानक उसकी नजर गुफा की दीवार पर पड़ी। वहां कुछ अजीब सा लिखा था। यह कुछ प्राचीन मंत्र जैसा लग रहा था, जिनका आदित्य को कोई अर्थ समझ नहीं आया। लेकिन तभी गुफा में एक घनी आवाज गूंजी, तुमने गलती की है, अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यह शब्द जैसे किसी के गले से निकलकर गुफा के हर कोने में गूंज गए। आदित्य और विकास दोनों अब पूरी तरह से फंस चुके थे। गुफा की दीवारों में दरारें आ चुकी थीं और उन दरारों से खून की बू आने लगी थी। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम अब कहां जाएं? विकास ने बुरी तरह घबराते हुए पूछा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। हमें डरने की बजाय इसका सामना करना होगा। गुफा में जो शक्ति है उसका मुकाबला करने के लिए हमें कुछ करना होगा। यह हमारी आखिरी कोशिश हो सकती है। दोनों की उम्मीद अब इस अंधेरे गुफा में किसी जादुई शक्ति से थी जो उन्हें मुक्ति दिला सके। लेकिन क्या यह संभव था? यही सवाल उनके दिमाग में लगातार घूम रहा था। आदित्य और विकास दोनों अब पूरी तरह से गुफा के अंदर फंसे हुए थे। हर कदम के साथ गुफा का माहौल और भी घना हो रहा था। गुफा की दीवारों से खून की बू अब तेजी से फैलने लगी थी और उस अजीब मंत्र की ध्वनियां गूंजती जा रही थीं। गुफा के अंदर जैसे किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी जो उनकी हर हलचल पर निगाह रखे हुए थी। आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। विकास, हमें उस मंत्र का कोई अर्थ समझना होगा। शायद कुछ इस गुफा को शांत करने के लिए किया जा सकता है। हमें गुफा के अंदर गहरे जाकर कुछ खोजना होगा। विकास अब पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अगर वे यहीं रुके तो यह शक्ति उन्हें कभी छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन वह भी समझ नहीं पा रहा था कि आदित्य का यह साहस किस दिशा में ले जाएगा। आदित्य और विकास ने गुफा के और गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। उनके आसपास का वातावरण और भी सर्द और भयावह हो गया था। अचानक गुफा के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी, जिससे दोनों के दिल की धड़कन रुक गई। वह आवाज जैसे सीधे उनके दिमाग में घुसी हो। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा की थी जो सदियों से इस गुफा में बंद थी। क्या यह आत्मा हमें अपना बंदी बना लेना चाहती है? आदित्य ने डरते हुए कहा।
उसकी आवाज में एक हल्का सा झुरझुरी महसूस हो रहा था। जैसे ही वह शब्द उसके मुंह से निकले, गुफा की दीवारों में एक भयानक दरार पड़ी। अचानक एक तेज रोशनी निकलने लगी और गुफा के भीतर एक आंधी आ गई। वह आंधी इतनी तेज थी कि आदित्य और विकास अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी एक बड़ी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को छोड़ दूंगा अगर तुम इस गुफा के असली राज को जान पाओ, लेकिन ध्यान रखना यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा। अगर तुमने इसने समझने की कोशिश नहीं की तो तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आदित्य और विकास ने एक दूसरे को देखा और उनकी नजरें एक अनकहे डर और उम्मीद से भरी हुई थीं। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर यह गुफा उन्हें अपने अंत के करीब ले जाएगी? गुफा में गहरी चुप्पी छा गई थी। उस रहस्यमय आवाज के बाद जैसे समय ने ठहर सा लिया था। आदित्य और विकास दोनों एक दूसरे को घबराई नजरों से देख रहे थे। वह तेज आंधी अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी, लेकिन गुफा का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। गुफा की दीवारों से निकलने वाली खून जैसी गंध अब और तेज हो गई थी और उस गंध के बीच में जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। विकास, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें उस आवाज के कहे अनुसार यह राज जानना होगा। इस गुफा में कुछ है जिसे समझे बिना हम बाहर नहीं जा सकते। आदित्य की आवाज में अब एक नया साहस था, लेकिन उसका दिल भी पूरी तरह से डरा हुआ था। विकास ने कांपते हुए कहा, लेकिन साहब, यह गुफा तो हमें मार डालने के लिए बनी हुई है। उस आवाज ने कहा था कि अगर हम राज नहीं समझ पाए तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, और मैं सच में नहीं जानता कि क्या यह सब सही है। आदित्य ने उसे शांत किया। हमें इस गुफा के राज को समझना होगा विकास। अगर हम पीछे हटे तो यह शक्ति हमें और भी जकड़ लेगी और फिर हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। विकास ने सिर झुकाया और फिर दोनों धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगे। वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने वाले थे। तभी गुफा के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी एक पुरानी वेदी से निकल रही थी, जिसके चारों ओर गहरे काले निशान थे। वह वेदी किसी लंबे समय से गुफा के अंदर पड़ी हुई थी और उसकी दीवारों पर उकेरे गए भूतिया प्रतीक और मंत्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी को वेदी पर डाला और उसके आसपास खड़ा होने लगे। अचानक वेदी के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। आदित्य ने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखे गए शब्द किसी तरह के पुराने शाप की तरह महसूस हो रहे थे, जिनका उद्देश्य इस गुफा को काला और शापित करना था। यह राज हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। आदित्य ने गहरी सांस ली। यह गुफा हमें सिर्फ एक शापित आत्मा के जाल में फंसा रही है। आदित्य ने किताब को अपनी आंखों से और भी करीब से देखा। किताब का कवर पुराना और घिसा हुआ था, जैसे यह सैकड़ों सालों से इस गुफा में पड़ी हुई हो। उसकी पन्नों पर जाले और धूल की मोटी परत थी, लेकिन जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, एक अजीब सी ठंडी हवा की लहर चली और किताब के पन्ने अपने आप उलटने लगे। आदित्य ने अपनी सांस को रोकते हुए पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह क्या है? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें किताब के शापित शब्दों पर टिकी थीं। वह किताब किसी आत्मा के बारे में बात कर रही थी, जो सदियों पहले गुफा में कैद हो गई थी। यह आत्मा एक शक्तिशाली जमींदार की थी, जिसने अपने जीवन में कई गांव वासियों पर अत्याचार किए थे। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इस गुफा में बंद हो गई और उसने गुफा के अंदर बुरे शाप छोड़े थे ताकि वह कभी मुक्त न हो सके। यह आत्मा हमारे सामने है, आदित्य ने सहमते हुए कहा। यह वही जमींदार की आत्मा है जिसकी कहानियां हम गांव में सुन चुके थे। विकास की आंखों में भय का एक गहरा अंधेरा था। तो फिर क्या यह गुफा हमें इस आत्मा के जाल में फंसा लेगी? उसने डरते हुए पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली। अगर हम इस शाप को नहीं तोड़ते तो हम भी इस आत्मा का हिस्सा बन सकते हैं। हमें इस आत्मा को शांत करना होगा। आदित्य और विकास अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस गुफा से बाहर निकलने के लिए उन्हें इस जमींदार की आत्मा को शांति देनी होगी। वह आत्मा इस गुफा में भटकती रही थी और केवल उस आत्मा के गुस्से को शांत करके ही वे यहाँ से बाहर निकल सकते थे। लेकिन क्या वे इस आत्मा को शांति दे पाएंगे?
या फिर गुफा उन्हें अपने जाल में पूरी तरह से जकड़ लेगी। आदित्य और विकास दोनों के मन में डर का सैलाब था, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि उनका सामना उस शक्तिशाली जमींदार की आत्मा से था जो सदियों से इस गुफा में बंद थी। आदित्य ने किताब के पन्ने पलटे और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इस आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसके शापित कर्मों का प्रायश्चित करना और उस पर अतीत के पापों को खोलना। आदित्य ने गहरी सांस ली। हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसके अतीत से जुड़े पापों का सामना करना होगा। आदित्य के चेहरे पर एक संकल्प था, लेकिन विकास अभी भी बहुत डरा हुआ था। क्या हमें इस आत्मा के कर्मों को जानने के लिए गुफा के अंदर और गहरे जाना होगा? विकास ने डरते हुए पूछा। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हमें यही करना होगा। अगर हमें इस आत्मा को शांति देनी है तो हमें उसके पापों का सामना करना होगा। दोनों धीरे धीरे गुफा के और अंदर की ओर बढ़ने लगे। गुफा के वातावरण में अब कुछ अजीब बदलाव आ रहा था। हवा में एक गहरी गंध थी और गुफा के चारों ओर एक ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे आत्मा के गुस्से की ऊर्जा हर तरफ फैल रही हो। गुफा के अंदर एक और वेदी नजर आई जो किसी पुराने बलिदान स्थल जैसी दिख रही थी। आदित्य ने देखा कि वहां कुछ पुरानी कलाकृतियां और मूर्तियां रखी थीं जिन पर रक्त के धब्बे थे। वह समझ गया कि यह बलिदान स्थल था जहां जमींदार ने अपने विरोधियों की बलि दी थी। यह वही जगह है जहां उसने अपने पापों को अंजाम दिया था, आदित्य ने कहा। तो क्या हमें इन पापों का सामना करना होगा? विकास ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर के बजाय कुछ उम्मीद थी। आदित्य ने एक मजबूत आवाज में कहा, हाँ, और हमें उस आत्मा के सामने खड़े होकर उसकी मुक्ति की दुआ करनी होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उनका संघर्ष सिर्फ गुफा से बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि उस जमींदार की आत्मा को शांति देने के लिए भी था। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आदित्य और विकास अब गुफा के सबसे गहरे हिस्से में थे, जहां वे जमींदार की आत्मा के पापों का सामना करने के लिए आए थे। गुफा के अंदर हवा भारी और स्थिर हो चुकी थी और चारों ओर एक सर्दी का एहसास हो रहा था, जैसे गुफा खुद भी उन भयानक घटनाओं से ग्रस्त हो। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और प्रतीक अब जीवित लग रहे थे, मानो हर चित्र उनके जिंदा होने का एहसास करा रहा हो। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए देखा कि वहां एक बड़े स्तूप के पास कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं और हर मूर्ति के पास रक्त के धब्बे थे। उन मूर्तियों की आंखों में एक भयावह चमक थी, जैसे वे किसी सदी पुरानी शापित आत्मा से भरी हों। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वही जगह है विकास, ये बलिदान स्थल है जहां जमींदार ने अपने विरोधियों की जान ली थी। विकास ने कांपते हुए कहा, क्या हमें यहाँ कुछ करना होगा? आदित्य ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। हाँ, अब हमें इस जगह की शक्ति को समझना होगा। जमींदार की आत्मा ने अपने पापों के जरिए इस गुफा को शापित कर दिया है। अब हमें उसे शांति देने के लिए इस स्थल पर एक अंतिम बलिदान देना होगा। आदित्य ने गुफा के बीच में रखी एक पुरानी वेदी की ओर इशारा किया। हमें इस वेदी पर बलिदान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हमें अपनी शांति की दुआ उस आत्मा तक पहुंचानी होगी। विकास का चेहरा अब और भी भयभीत हो गया था, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से कर पाएंगे? आदित्य ने उसे शांत किया। अगर हम इसे सही से नहीं करेंगे तो यह आत्मा हमें कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। हमें उसका सामना करना होगा। आदित्य ने धीरे धीरे वेदी पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने अपने हाथों को वेदी पर रखा, गुफा के अंदर एक भयंकर आंधी चली। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो गुफा अब अपने अंधेरे रहस्य को उजागर करने जा रही हो। आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जबकि विकास उसके पास खड़ा होकर उस आत्मा के सामने अपनी आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहा था। गुफा के अंधेरे में एक सन्नाटा था, जैसे समय ने फिर से ठहर लिया हो। क्या यह अंतिम बलिदान आत्मा को शांति दे पाएगा, या फिर यह गुफा उन्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगी? गुफा में आंधी तेज हो गई थी, जैसे कोई भयानक शक्ति जागृत हो गई हो। आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके गहरी शांति की तलाश शुरू की।
जबकि विकास उसके पास खड़ा होकर डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। गुफा की दीवारों से आती अजीब आवाजें अब और भी तेज हो गई थीं, जैसे दीवारें खुद अपने भीतर के अंधेरे को उगलने की कोशिश कर रही हों। आदित्य ने मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा। हर शब्द में एक अजीब शक्ति महसूस हो रही थी। उसके शब्द जैसे हवा के भीतर घुल रहे थे और गुफा के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। हमें यह करना ही होगा विकास, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। यह आत्मा अब अपने पापों का प्रायश्चित चाहती है। अगर हम इसे शांति नहीं देंगे तो यह हमें अपने जाल में सदा के लिए बंद कर लेगी। विकास ने कांपते हुए सिर झुकाया। लेकिन आदित्य, अगर यह शांति नहीं पाती तो? उसका सवाल अधूरा था, क्योंकि उसके डर ने उसे और कुछ कहने नहीं दिया। आदित्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें विश्वास रखना होगा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही वह शब्द गुफा के भीतर गूंजे, एक तेज चमक की लहर पूरे गुफा में फैल गई। गुफा के चारों ओर एक आंधी फिर से दौड़ने लगी, लेकिन इस बार यह आंधी डर नहीं बल्कि शांति और शांति की लहर लेकर आई। अचानक चारों ओर गहरे अंधेरे में से एक हल्की सी रोशनी आई और गुफा के भीतर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं मुक्त हूं। आदित्य और विकास दोनों ने राहत की सांस ली। गुफा में अब सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण था। आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और गुफा का अंधेरा धीरे धीरे हल्का हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आदित्य ने कहा, हमने यह किया, हम यहां से बाहर जा सकते हैं। गुफा के भीतर जो डर और अंधेरा था वह अब खत्म हो चुका था। आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब गुफा का रहस्य अंत में सुलझ चुका था। वे बाहर निकलने की राह पर थे, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी संतोष की भावना थी। उन्हें एहसास था कि इस अनुभव ने उन्हें न सिर्फ गुफा से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें आत्मा के असली शांति का भी अनुभव कराया। गुफा के भीतर जो अंधेरा और भय का साया था वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आंधी और तेज हवा अब शांत हो चुकी थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। आदित्य और विकास दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर राहत और संतोष के मिश्रित भाव थे। जैसे ही आदित्य ने गुफा के दरवाजे को खोला, बाहर की ताजगी और सूरज की रोशनी ने उनका स्वागत किया। हमने इसे किया विकास, आदित्य ने धीरे से कहा। उसका स्वर थका हुआ था लेकिन संतुष्ट था। अब इस गुफा का रहस्य खत्म हो चुका है और यह आत्मा भी शांति पा चुकी है। विकास ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस अनुभव से पूरी तरह बदल चुका हो। लेकिन आदित्य, जो कुछ हमने देखा, क्या वह सिर्फ एक गुफा तक सीमित था? क्या ऐसी और भी आत्माएं हैं जो हमें सामना करना होगा? आदित्य ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखा गई है विकास। हमारी दुनिया में कई ऐसी शक्तियां और रहस्यमय घटनाएं हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं, लेकिन इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि अगर हमारी नीयत सही हो और हम विश्वास रखें तो हम किसी भी अंधेरे को हराकर शांति पा सकते हैं। विकास ने सिर झुकाया। तो हम आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी सामने आएगा उसे हम मिलकर सामना करेंगे, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यही तो असली यात्रा है। अब हमें वापस अपने गांव लौटना होगा और इस अनुभव को वहां के लोगों से साझा करना होगा, ताकि वे भी समझ सकें कि शांति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। दोनों ने गुफा के रास्ते से बाहर निकलते हुए देखा कि सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से फैल चुकी थी और आसमान पर नीला रंग फैल गया था। यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए एक नई शुरुआत थी जिन्होंने कभी इस गुफा के रहस्य को देखा था। इस अनुभव ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त किया था। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक नया अध्याय था जहां हर कदम पर वे एक नई सीख और चुनौती का सामना करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।